हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सब। आई होप आप सभी ने अपना जो लास्ट टॉपिक है आपका प्लेन मिरर्स का, वो टॉपिक डेफिनेटली कंप्लीट कर लिया होगा। न्यूमेरिकल्स भी अटेम्प्ट किए होंगे। हम फिर से मिल गए हैं आज आपके अगले टॉपिक में, जो टॉपिक है आपका स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, देखिए स्फेरिकल मिरर्स जो टॉपिक है बेटा, आप सबके लिए कोई बहुत पुराना टॉपिक नहीं है, मतलब नया टॉपिक नहीं है। ये आपने बहुत पहले पढ़ रखा है, याद है सबको। कहाँ पढ़े हो? क्लास 10th में पढ़े हो, है ना। तो क्लास 10th में ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, बट 12th के सिलेबस में इसे क्या है, काफ़ी ज़्यादा इनलार्ज करके दिया हुआ है। ठीक, तो आज से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो टॉपिक है हमारा स्फेरिकल मिरर्स। ठीक, तो सबसे पहले जैसे कि हमारा टॉपिक है क्या, स्फेरिकल मिरर। तो जब हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले तो यही देखते हैं कि बेसिकली स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। जैसा कि नाम स्पेसिफाई कर रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, नाम क्या बोल रहा है आप, स्फेरिकल मिरर्स। तो नाम से ही पता चल रहा है कि अगर स्फेरिकल मिरर्स है तो दे आर बेसिकली मेड ऑफ स्फीयर, या बोलना चाहिए कि दे आर बेसिकली द पार्ट ऑफ द स्फीयर। स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं, स्फीयर का ही पार्ट होते हैं, कोई अलग से चीज नहीं आ जाती है ना। कि स्फीयर, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास क्या है, एक स्फीयर है। ठीक है, ये आपका क्या, आपके पास क्या है, एक स्फीयर है। अगर इस स्फीयर को ही यहाँ से कट कर दिया जाए, तो ये कहीं से भी कट कर लो, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ से, आप ऐसा कोई सा भी सेक्शन ले लो, ये सारे सेक्शंस क्या कहलाएंगे, स्फीयर ही, स्फेरिकल मिरर कहलाएंगे। ठीक है, तो पहली चीज स्फेरिकल मिरर्स के बारे में क्या पता चली हमें, इट इज अ व्हाट, पार्ट ऑफ अ स्फीयर। इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। किसका पार्ट है ये बेटा, स्फीयर का पार्ट है। सेकेंड थिंग क्या है, सेकेंड थिंग ये है कि ये किस चीज से बना होता है, ग्लास से बना होता है। ठीक, ऐसा नहीं है और भी किसी चीज के आप बना सकते हो, बट मोस्ट रिफ्लेक्टिंग या मोस्ट प्रोबेबली जो चीज यूज की जाती है, दे आर मेड ऑफ बेसिकली ग्लासेस। ठीक है, तो दे आर किससे बने होते हैं, ये ग्लास के बने होते हैं, मेड अप ऑफ ग्लास। और कोई सी और क्या चीज होती है, देखो जब स्फेरिकल सरफेस है तो भाई ये ऐसा सरफेस है ना, कर्व्ड वन है, तो इसके पास दो सरफेस है। अगर मैं बोलूं तो ये मेरे लिए क्या है, सरफेस 1, और इसको मैं क्या मान सकती हूँ, सरफेस 2। तो कभी ऐसा हो सकता है कि सरफेस 1 कोटेड हो, सेकेंड वाला क्या हो, रिफ्लेक्ट करे। कभी ऐसा हो सकता है कि सेकेंड वन कोटेड हो और फर्स्ट वाला क्या करे, रिफ्लेक्ट करे। मतलब स्फेरिकल मिरर्स की क्या कंडीशन है, वन surface will be reflecting one surface will be reflecting one, and other surface will be पॉलिश्ड बोल सकते हो या फिर सिल्वर्ड बोल सकते हो, जो वर्ड आपको अच्छा लगे यूज करने में। ठीक है, तो देखो स्फेरिकल मिरर्स की तीन बेसिकली कंडीशन हो गई, तीन बेसिक कंडीशन हो गई। क्या हो गया, एक तो सबसे पहली चीज कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होंगे, किसी स्फीयर का पार्ट होंगे। सेकेंड थिंग क्या होगी बेटा, किसी न किसी ग्लास मटेरियल से बने होंगे। थर्ड थिंग क्या हो गई कि वो उसके जब भी स्फेरिकल मिरर्स देखते हैं हम, स्फेरिकल मिरर्स में हमारे पास दो सर्फेसेस होते हैं, एक हमारा इनसाइड सर्फेस है, एक हमारे लिए आउटसाइड सर्फेस है। ठीक है, तो जब अगर हमारे पास एक सरफेस और उसमें क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग होगा, एक सरफेस क्या होगा, कोटेड वन होगा। अब डिपेंडिंग अपॉन द रिफ्लेक्टेड एंड कोटेड सरफेस, आपके स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, आप सभी को पता है ना। कौन कौन से दो टाइप हैं, एक है हमारा कौन सा, कॉनकेव मिरर, और सेकंड हमारा कौन सा मिरर है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर। ये दो मिरर पढ़ते हैं हम स्फेरिकल मिरर्स में, हम दो टाइप के मिरर पढ़ते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ये किसके बेसिस पे डिफरेंशिएट होते हैं, ये डिफरेंशिएट होते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बेसिस पे। ठीक है, मान लीजिए अगर मेरे पास ऐसा कोई मिरर है, ठीक है, कैसा मिरर, स्फेरिकल मिरर। अगर इस स्फेरिकल मिरर का सबसे पहली बात तो ये वाला जो साइड है, अगर आप इधर से देख रहे हो, ये वाला साइड क्या है, ये साइड कॉनकेव है, और ये वाला साइड क्या है, कॉन्वेक्स। ये कौन सा साइड है बेटा, कॉन्वेक्स। ये वाला साइड कौन सा हमारा, कॉनकेव। ठीक, केव मतलब क्या होता है, गुफा, और इस साइड से देखो तो ये क्या लग रहा है, गुफा के जैसे अंदर जा रहे हो उस टाइप का, है ना। तो ये वाला साइड कौन सा है, कॉनकेव साइड है, इस साइड से वाला कौन सा है, कॉन्वेक्स साइड है। ठीक है, अगर हमारा कॉनकेव साइड रिफ्लेक्टिंग है, देखो मिरर में मैंने पहले बोला क्या होगा, एक साइड रिफ्लेक्ट करेगा और दूसरा साइड क्या होगा, कोटेड वन होगा।
तो ये वाला क्या करेगा, मान लिया अगर ये हमारा कोटेड वन है और ये वाला सरफेस क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, कौन सा साइड रिफ्लेक्ट कर रहा है, कॉनकेव साइड रिफ्लेक्ट कर रहा है। If concave side is reflecting one, then the mirror is known as a concave spherical mirror. अगर concave side क्या करे, रिफ्लेक्ट करे, तो उस मिरर को क्या बोलोगे, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर बोलोगे। अगर कॉन्वेक्स साइड रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या बोलोगे मिरर को, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर बोलोगे। तो मतलब जो साइड रिफ्लेक्ट करता है उसके बेसिस में ही स्फेरिकल मिरर्स को क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। क्लियर हुआ, बहुत अच्छी बात, अगर इतना क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। देखो जो बेटा स्फीयर, जो स्फेरिकल मिरर है, हमने अभी पढ़ा जस्ट कि वो किसका पार्ट है, किसी स्फीयर का पार्ट है ना। तो हम अब जब भी मिरर बनाएंगे स्फेरिकल मिरर, तो पूरा मिरर तो नहीं बनाएंगे, ऐसे ही बना देंगे, ठीक है। ये अभी भी बहुत गोल बन रहा है, बट इतना भी गोल नहीं रहता, बस ऐसा लाइन रहता है, कई में ऐसा लाइन ही, हल्का सा लाइन ही खींच दिया जाता है, ठीक है। लेकिन समझने के लिए हम इसको स्फीयर के फॉर्म में रख रहे हैं, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, ठीक। अब देखो ये स्फीयर है, अभी हम देखने वाले हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजों को हम क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो स्फेरिकल मिरर है, ये डेफिनेटली किसी स्फीयर का पार्ट है। मतलब अगर मैं ड्रॉ करूँ तो वो स्फीयर ऐसा कहीं ऐसा होगा, कहीं मेरा स्फीयर बैंड हो गया, आप लोग राउंड बनाना, ठीक है। तो ये ऐसे किसी स्फीयर का पार्ट होगा। तो स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट होता है, उस स्फीयर का सेंटर, समझ में आया मैंने क्या बोला, आई विल रिपीट। देखो स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट होता है, स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट होता है, उस स्फीयर का सेंटर क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। क्लियर हुआ, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। सेकेंड थिंग, ये मिरर है हमारे पास, अभी मान लो ये वाला इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, अच्छा कॉनकेव मिरर। अगर ये जो मिरर है, a point which is on the mirror, दो कंडीशन है, a point which is on the mirror and at the mid point of the mirror। मतलब अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो कि मिरर में लाई कर रहा है, मतलब मिरर में है और मिरर के मिड पॉइंट पे है, तो दैट पॉइंट इज नोन एज अ पोल, ठीक। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, पोल कहते हैं। तो ये पॉइंट जो है वो कहाँ पे है, मिरर के सेंटर पे है और मिरर में ही है, ठीक है। तो अगर मिरर का सेंटर बोलो तो ये भी बहुत सारे, मिरर का सेंटर मतलब ये मिरर है पूरा, है ना। तो मिरर पे भी लाई करना चाहिए, थोड़ी देर तो मिरर की विड्थ होगी ना। तो समझ में आया, पोल अ पॉइंट विच इज ऑन द मिरर एंड एट द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, मिरर के सेंटर पे भी होना चाहिए और मिरर पे भी लाई करना चाहिए, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, जिस ये स्फेरिकल मिरर डेफिनेटली किसी स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या, नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, अ लाइन विच जॉइंस सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, जो किसको ज्वाइन कर दे, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को। उस एक्सिस को आप क्या बोलते हो बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। इस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। A line which joins center of curvature and pole, that is known as a principal axis। क्लियर हुआ, बहुत अच्छी बात। इतना समझने के बाद एक और चीज समझो कि ये तो समझ में आई, एक सब चीज कॉमन सी चीज समझते हैं, जो भी लाइन है, ठीक है, जो लाइन, अगर कोई लाइन पैरेलल रेज आ रही है और वो पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास से आ रहे हैं, तो उन्हें उन रेज को हम बोलते हैं पैरा एक्सियल रेज। अगर कोई लाइन है, कोई रेज है, वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही पास पे आ रही हैं, बहुत ही पास से आ रही हैं, ठीक, उनका अपर्चर क्या है, उनका अपर्चर बहुत ही कम है। अपर्चर मतलब समझते हो, जैसे कैमरे का शटर ओपन करते हो, धीरे धीरे शट ऐसे करके ओपन होता है ना, तो दैट ओपनिंग इज बेसिकली टर्म्ड एज अपर्चर। कुछ वैसे ही समझ सकते हो, जितना छोटा ओपनिंग होगा उतनी कम लेंथ की, कम विड्थ की रेज निकलेगी, है ना। जितना ओपनिंग कम होगा उतना ही क्या करेगा, कम विड्थ की लेंथ निकलेगी, और वो रेज कैसे निकलेगी, पैरेलल निकलेगी।
जैसे मानो अगर ये सर्कल है, अगर इस सर्कल में ओपनिंग ही इतनी है तो इससे जो भी लाइट रेज आ रही होगी वो बेसिकली क्या आएगी, पास पास आएगी ना, और पैरेलल आएंगे सब। लेकिन अब इसमें पूरा ओपन कर दो, ये पूरा ओपन हो गया, पूरा ओपन कर दिया मैंने, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, पूरा ओपन दिखेगा। तो भाई इससे पूरे से लाइट रेज आ रही है तो वो डेफिनेटली इधर उधर जाने के चांसेस, उसके शटर होने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जितना हमारा क्या होगा, जितनी भी लाइट रेज हैं अगर वो पैराएक्सियल, मतलब देखो पैराएक्सियल लाइट रेज, दो चीजें समझनी है यहाँ पे। पैराएक्सियल लाइट रेज क्या होंगी, पैराएक्सियल रेज हम उस रेज को बोलेंगे जो क्या किसके पास आ रही होंगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही पास से जा रही होंगी, उन रेज को क्या बोलते हैं, पैराएक्सियल रेज। और पैराएक्सियल रेज हमें कब मिलती हैं, जब हमारा अपर्चर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है। दोनों चीजें समझ में आई। ठीक, अब देखो अगर पैराएक्सियल रेज आ रही हैं तो चाहे वो पैराएक्सियल रेज हो चाहे वो ना हो, देखो जो भी लाइट रेज आएगी, अगर ये मेरा मिरर है, ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, और ये मेरे पास क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर यहाँ पे कोई पैरेलल रेज आ रही तो ये डेफिनेटली यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, और रिफ्लेक्ट करेगी तो वो ऐसे जाएगी। ठीक, यहाँ से अगर कोई आ रही है, ये क्या करेगी, यहाँ टकराएगी, रिफ्लेक्ट करेगी और ऐसे जाएगी। तो जो भी पैरेलल रेज आ रही हैं वो रिफ्लेक्ट करने के बाद कहीं ना कहीं को कट करती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती हैं। ठीक है, हर पॉइंट को हम फोकस नहीं कहते। ठीक है, जब भी पैरेलल रेज आती हैं, वो पैरेलल रेज क्या करती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं ना कहीं पे क्या करती हैं, कट करती हैं। ठीक है, सेकंड चीज देखो, जब देखो हम एक्चुअली पढ़ने जा रहे हैं क्या, फोकस, कि फोकस किसे कहते हैं, क्या पढ़ने वाले हैं हम, फोकस। क्या होता है बेटा, जब पैराएक्सियल रेज आती है, पैराएक्सियल रेज मतलब कौन सी रेज, वैसी रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही पास से आ रही हैं। ठीक, तो वो जब रिफ्लेक्ट करती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस को एक कॉमन पॉइंट पे कट करती हैं। ये जब लाइन यहाँ पर देखो, ये बहुत एक पास से आ रही प्रिंसिपल एक्सिस के, ये जब ऐसे टकरा के रिफ्लेक्ट करेगी तो ये सारी रेस अगर इतनी ही कम दूरी पे आ रही होंगी प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो एक कॉमन पॉइंट पे कट करेगी, और वो कॉमन पॉइंट क्या कहलाएगा, मेरा फोकस कहलाएगा। समझ में आया कुछ मैंने क्या बोला। पैराएक्सियल रेस, पैराएक्सियल रेस क्या होती हैं, ऐसी रेज होती हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास से निकलती हैं। पास से क्यों निकलती हैं, क्योंकि उनका क्या कम होता है, एपर्चर कम होता है। ठीक, पैराएक्सियल रेज जो होती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक कॉमन पॉइंट से ही क्रॉस करती हैं, और उस कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ठीक है, बट अगर पैराएक्सियल रेज नहीं है, मतलब पैरेलल हैं बट पैराएक्सियल नहीं है, पैरेलल और पैराएक्सियल में क्या डिफरेंस है, पैराएक्सियल प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास वाली रेज होंगी। ठीक है, अगर पैरेलल रेज हैं तो वो डेफिनेटली क्या करेंगी, प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेंगी, बट वो पॉइंट फोकस नहीं कहलाएगा। समझ आई चीज, दोनों का डिफरेंस समझ में आया। ये पैरेलल रेज है, ये प्रिंसिपल एक्सिस को काट रहा है, बट इस पॉइंट को हम क्या नहीं बोल सकते, फोकस नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो रेज है वो पैराएक्सियल रेज नहीं है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर है। समझ में आया डिफरेंस। ठीक, तो जब भी क्या होगा, समझ में आया। फिर देखो, ये जो फोकस है, फोकस को कंसीडर करते हुए हम प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं। फोकस को लेते हुए हम क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं। वो प्लेन हमारा क्या कहलाता है बेटा, फोकल प्लेन कहलाता है। उस प्लेन को क्या बोला जाता है, फोकल प्लेन बोला जाता है। क्लियर हुआ, बहुत अच्छी बात। ठीक, तो बस हमें नॉमेनक्लेचर में इतनी ही चीजें पढ़नी थी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस एंड फोकल प्लेन। क्लियर हुआ। अब देखो सेंटर ऑफ साइन कन्वेंशन देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम और भी चीजें देखेंगे। ठीक है, पहले तो डेजिग्नेशन भी देखते हैं कि किसको किसको क्या बोलते हैं। अभी तो फिलहाल ये समझ में आया कि ये वाला मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, अगर मैं ऐसे लाइन खींचूं तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, मेरा पोल। ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से डिनोट करते हैं। मिड पॉइंट में हमेशा बनाया जाता है फोकस। मोस्ट ऑफ द केसेस में मानते हैं कि जो फोकस होता है या जो फोकल लेंथ होती है, देखो
एक तो फोकस से जो प्लेन जाएगा उसको क्या बोलोगे, फोकल प्लेन। कहाँ बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। अ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू दी principal axis and pass through the focus that is known as a focal plane. Distance from focus to pole, distance from focus to pole, this is known as a focal length. यहाँ से लेके यहाँ तक की distance from center of curvature to pole, ठीक, that is known as a radius of curvature, that is known as a radius of कर्वेचर। ठीक, तो ये सारे टर्म्स हैं। देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर को, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम हमेशा आर से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से डिनोट किया जाता है, फोकस को एफ से डिनोट करते हैं, पोल को पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ स्मॉल एफ। ठीक, इतना क्लियर है। अब कभी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपको पता ही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम क्या लेते हैं, कैपिटल यू या सॉरी स्मॉल यू। अगर इमेज का डिस्टेंस है तो हम उसको क्या लेते हैं, वी लेके चलते हैं। तो ये सारे टर्म्स है जो हम लेके चलने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात बेटा, इतना क्लियर हुआ। देखो, अब इसी में कुछ चीजें समझो कि हम साइन कन्वेंशन कैसे लेके चलेंगे, है ना, फिर हम उसके आगे चलेंगे। देखो, थोड़ा बहुत इमेज बनाना आता है क्या स्फेरिकल मिरर्स में? मान लिया मैंने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, नहीं भी लिया तो इतना तो समझते हो कि बना सकते हैं। एक मैंने क्या लिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया। ठीक है, अब उस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रख दिया। कहाँ पे रख दिया, कहीं भी रख लो, मान लो मैंने यहाँ रख दिया। ठीक, थोड़ा बड़ा मिरर बना लेते हैं ताकि आप लोग को विजिबल हो। अब देखो, यहाँ पे रख दिया, यहाँ से लाइट रेज निकलेगी। लाइट रेज कैसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी। ठीक, ये चली गई लाइट रेज। अब जैसे ही मिरर पे स्ट्राइक करेगी, लाइट रेज क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगी। अब मान लो लाइट रेज कैसे रिफ्लेक्ट कर गई, ऐसे रिफ्लेक्ट कर गई, कहीं पे भी काटे हुए। ठीक है, ये एक लाइट रेज हो गई। अभी इमेज मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, एक ही लाइट रेज है, दो लाइट रेज चाहिए होती है ना। तो मान लिया एक रेज ऐसे निकली। ठीक, अब ये भी कहाँ चली गई, ये भी रिफ्लेक्ट कर गई। अब मान लो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रे यहाँ पे मिल गई दोनों। ठीक, तो यहाँ पे मेरे पास क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मेरे पास क्या रखा हुआ है, इमेज। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट पे इसको मैं बोल देती हूँ O, और ये इस पॉइंट को हम बोल देते हैं I। ठीक, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट और यहाँ पे क्या मिल जा रहा है, मुझे इमेज मिल जा रहा है। अब मुझे साइन कन्वेंशन देखना है कि कैसे कौन सी चीज पॉजिटिव है, कौन सी चीज नेगेटिव है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यूमेरिकल के लिए, यही हम गलती कर जाते हैं क्योंकि। ठीक है, देखो एक चीज ध्यान रखना, इसके जो भी हम साइन कन्वेंशन लेंगे वो डिपेंड करेगा सिर्फ कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, जैसा कि हम हमेशा लेते हैं। ठीक है, मान लिया, और हम ओरिजिन किसको मान के चलते हैं, पोल को। मतलब पोल के इस तरफ वाली चीजें पॉजिटिव एक्स, इस तरफ वाली चीजें नेगेटिव एक्स, इधर वाली चीजें पॉजिटिव वाई, इधर वाली चीजें नेगेटिव वाई। जैसे हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिस्टम होता है, सेम वैसे ही हम साइन कन्वेंशन लेके चलेंगे। ठीक, तो अब देखो सी तक के डिस्टेंस, पोल से लेके सी तक का डिस्टेंस क्या बोलते हो उसको, अभी बताया था मैंने, क्या बोलते हैं हम, आर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, फोकल तक का एफ तक का डिस्टेंस क्या बोलते हैं इसको बेटा, एफ, फोकल लेंथ। ओ क्या कौन सा डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, क्या बोलते हो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को, यू, अभी बताया थोड़ी देर पहले। ये क्या है, कौन सा डिस्टेंस है, यहाँ से लेके आई तक का डिस्टेंस, ये है वी, किसका डिस्टेंस है, इमेज का डिस्टेंस। ये चार डिस्टेंस हो गए। अब देखो इसी चीज में ये चारों नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, ये कैसे पता चलेगा। देखो ये पोल है, इस तरफ है सब, तो इस तरफ क्या लेंगे, ये कौन सा एक्सिस, नेगेटिव एक्स, ये वाला कौन सा, पॉजिटिव एक्स, इधर पॉजिटिव वाई, ये वाला कौन सा, नेगेटिव वाई। तो ये सारी की सारी वैल्यूज किस में है, नेगेटिव में, यानी यू इसका क्या है, नेगेटिव, आई वी इसका क्या है, नेगेटिव। पोल देखो, पोल को लेना है 0 0, पोल को क्या लेना है 0 0, और पोल के इस तरफ जो भी वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज नेगेटिव है, यानी यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज क्या है इसकी, नेगेटिव आ रही है। नहीं समझ में आया, एक बार दूसरा केस लेके देखते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आता है या नहीं। मान लिया फिर से ऐसी कोई देख लो, ये अगेन मिरर ले लो। ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया आपका।
अभी मैंने क्या बोलते हैं डाइवर्जिंग रेज लिया था, अब मान लीजिए कन्वर्जिंग रेज लेके देखो। तो अगर कोई कन्वर्जिंग रेज आ रही होगी, ऐसे आएगी, ये ऐसे आएगी, टकराएगी, कहाँ जाएगी, इस डायरेक्शन में निकल जाएगी, ऐसे पार हो गई। दूसरी कोई रेज लेके आओ, ये रेज मान लो ऐसी आई, अब टकराएगी, टकरा के कहाँ चली जाएगी बताओ, ये ऐसी चली गई, मतलब यहाँ पे। अब देखो ये रे ऐसे आ रही है ना, ऐसे आ रही है, यहाँ पे टकरा रही और इधर चली जा रही। ये रे ऐसे आ रही, यहाँ पे टकरा रही है और इधर चली जा रही है, मतलब यहाँ पे ये एक्चुअल में मीट कर रही हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, इमेज यहाँ बन रही होगी, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रही है। देखो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मीट कर रही थी, यहाँ पे। ये लाइट रे ऐसे आई, यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्ट कर गई, ये लाइट रे ऐसे आई, ऐसे रिफ्लेक्ट कर गई, यहाँ पे मिली, तो ये पॉइंट क्या, यहाँ पे इमेज बन रही है। सेम वैसे यहाँ पे होगा, ये लाइट रे ऐसे आई, ऐसे निकल गई यहाँ, तो यहाँ पे टकराई, तो यहाँ पे क्या बन रहा होगा, मेरा इमेज बन रहा होगा। अब जब इमेज यहाँ पे बेटा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, जितना इमेज सामने है उतना बैक साइड पे हो सकता है। भाई इसी साइड ऑब्जेक्ट और इसी साइड इमेज भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये प्लेन मिरर का केस नहीं है। बट देखो अब लाइट रेज तो ऐसे ही ट्रैवल कर रही है ना, ऐसे, तो उसी बेसिस पे ये पीछे हमें क्या लग रहा होगा, ये लाइट रे ऐसे जा रही है, ऐसा लग रहा होगा। तो ये बेसिकली ऐसे नहीं जा रही है, ये लाइट रे यहाँ पे रिफ्लेक्ट करे। जब लाइट रे ऐसे आ रही है तो हमें क्या लग रहा होगा, इसकी टेंडेंसी क्या है कि ये ऐसे निकल जाए, लेकिन ये ऐसे नहीं निकल रही है, ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर जा रही है। मतलब यहाँ पे क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो अब देखो, अब ये पोल है मेरे पास, अब इसका साइन कन्वेंशन बताओ। पोल का ये हो गया, तो ऑब्जेक्ट पोल के इस तरफ आ गया, यानी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या बोलते हो, u, इमेज के डिस्टेंस को क्या बोलते हो, v। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं होगा, f यहाँ कहीं होगा। फोकस अभी मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही हूँ, वो न्यूमेरिकल्स के हिसाब से चेंज हो सकता है ना, और कितनी वैल्यू आएगी वो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। अभी देखो इस टाइप की चीजों के लिए हमारा u क्या है बेटा, पॉजिटिव u है, लेकिन v क्या है हमारा, नेगेटिव है, क्योंकि v इमेज पोल के इस तरफ बन रही है, और पोल के इस तरफ की वैल्यू को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव x, इस तरफ वाली वैल्यू को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो जो u है वो क्या है, पॉजिटिव आ रहा है, जो v आ रहा है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक, जो y की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव हमें दिखेगी वो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स में नहीं दिखेगी बेटा, वो दिखेगी हमें एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स में। मतलब अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट ऐसा होता, ठीक, तो अब इसकी इमेज कैसे बनती, इसकी इमेज या तो ये ऑब्जेक्ट है तो ये मेरे लिए पॉजिटिव, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ये मैं क्या लेती, पॉजिटिव लेती। और मान लो इसकी इमेज ऐसे बन जाती नीचे, तो हम इसको क्या मान के चलते, नेगेटिव मान के चलते। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, जो हमारा जो वाई हम देख रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव हमें देखने मिलेगा, वो हमें किस में मिलेगा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स में मिलेगा। ठीक, इतना सबको समझ में आया। अब जो हम अगला वीडियो हम देखेंगे बेटा, उसमें हम ये देखेंगे कि जो फोकस होता है वो सेंटर पे ही क्यों लिया जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में ही क्यों लिया जाता है। वाई द वैल्यू ऑफ f इज इक्वल्स टू r/2, f की वैल्यू r/2 ही क्यों होती है। ठीक, और भी कुछ देखना है कि हमेशा जो हर केस में f की वैल्यू r/2 नहीं होती, क्योंकि क्या होता है जब भी जेई या फिर नीट का एग्जाम होता है आपको यहीं पे कंफ्यूज किया जाता है। आप सीधा ऑप्शन में लगाओगे r/2, फोकल लेंथ फाइंड आउट करना होगा, r/2 फॉर्मूला लगाओगे, आप कैलकुलेट करोगे, आंसर आपका एक ऑप्शन में भी होगा बट वो आंसर गलत होगा, क्योंकि हर केस में f इज इक्वल्स टू r/2 नहीं लिया जा सकता। कुछ डेफिनेट केसेस हैं उनमें ही f इज इक्वल्स टू r/2 लेते हैं, और ये जो बड़े एग्जाम से बेटा आपको वहीं कंफ्यूज करते हैं। तब इतना सब कंप्लीट करिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कर दे रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।